आबिदा बेगम अपने भतीजे की मंगनी के फंक्शन से रात गए वापस आई थीं। दाऊद साहब को एक दिन बाद डिस्चार्ज किया जाना था। बुरहान और हुसैन साहब घर आ गए थे। बुरहान थोड़ा परेशान था और हुसैन साहब मुतमईन। वह दोनों आते ही अपने कमरों में चले गए। आबिदा बेगम को जब से निकाह का पता चला था वह पूरे घर में गुस्से से दनदनाती फिर रही थी। समीरा दिल ही दिल में खुश होती थी, लेकिन माँ के गुस्से से डर कर अपनी खुशी जाहिर नहीं कर सकती थी। आपने इतना बड़ा फैसला मुझसे पूछे बिना किया भी कैसे? आपको मेरा ज़रा भी ख्याल नहीं आया कि आपकी एक बीवी भी है, उसकी राय भी अहम है। लेकिन नहीं, जो दिल करता है वह करते हैं आप। वह बहुत ही गुस्से से हाथ नचा नचा कर बोल रही थी। आवाज़ थोड़ी ऊंची थी। हुसैन साहब ने एक नज़र उन्हें देखा और फिर लैपटॉप में अपने काम में बिजी हो गए। और आपको मैंने बताया था ना कि मैंने जाहिदा आपा को जवान दी हुई है। उसके बावजूद आपने उस स्टूपिड लड़की से बुरहान का निकाह कर दिया, जिसे मैं तो क्या बुरहान भी नापसंद करता। वह गुस्से से नफ़रत में डूबे लहजे से कह रही थी। वह इस वक्त सब भूल गई थी। शौहर का अदब, इज्जत और है तेरा अहद आराम सब कुछ याद था, तो सिर्फ अपनी बहन से किया वादा। और मैंने भी ये कहा था कि मैंने ज़ैनब को पसंद करता हूँ बुरहान के लिए। वह बहुत ही बर्दाश्त से बोले। निगाहें अब भी स्क्रीन पर जमी थी। उनका यह अंदाज़ आबिदा बेगम के तो तलवों पे लगी सर पे बुझी। और मैं उस जाहिल लड़की को अपनी बहू कबूल नहीं कर सकती, फारगार शेख बहुत ही बदतमीजी से चिल्लाते हुए कहा। बस खामोश हो जाओ। तुमने हमेशा अपनी मर्जी की है, वह किया जिसमें तुम्हें खुशी मिली। समीरा का रिश्ता अपने भाई हमिद के बेटे दरअसल से तय कर दिया। मैंने एक ऐतराज़ किया, तुम मुझे मेरे भाई से दूर शहर अपने मायके के करीब ले आए, अपने बच्चों को मेरे भाई बच्चों से दूर रखा। कभी मैंने इस बात पर ऐतराज़ किया? बताओ। ये नहीं किया ना किया तो फिर जब तुम मेरे फैसले पर क्यों ऐतराज़ कर सकती हो? वह चिल्लाते हुए उठ खड़े हुए। आबिदा सहम सी गई। अपने शौहर को पहली बार इतने गुस्से से देखा था। रात भीगती जा रही थी, अंधेरा बढ़ता जा रहा था। आपकी जॉब भी शहर में है, मेरा मतलब वहीं था, और बुरहान की जॉब भी उसी इलाके के पुलिस स्टेशन में है। तर्जवान खुश्क होठों पर फेरते हुए बड़ी मुश्किल से कह पाई। हुसैन साहब ने गुस्से की नज़रों से घूरा। मैंने रिज़ाइन देने का फ़ैसला कर लिया है। वहाँ भाई का कारोबार संभालूंगा जाकर, वह चबा चबा कर बोले। आबिदा के चेहरे की रंगत पहले से भी ज़्यादा फीकी पड़ गई। हम गांव नहीं जाएंगे। पहले ही इस मनहूस की वजह से हमारी अच्छी भली ज़िंदगी डिस्टर्ब होके रह गई है। अब सही रही कसर यह भी वहाँ शिफ्ट हो जाने से पूरी हो जाएगी। मैं और बिगाड़ नहीं चाहती अपनी ज़िंदगी में। वह बहुत ही बर्दाश्त से थोड़ी ऊंची आवाज़ से बोली। बुरहान ज़ैनब का निकाह आबिदा की नज़र में अजाब था। यह बात हुसैन का दिमाग घुमाने के लिए काफ़ी थी। तुम चाहो तो यहाँ रह सकती हो अपने मायके में। मैं और मेरे बच्चे कल इंशाअल्लाह गाँव शिफ्ट हो जाएंगे। बहुत ही सख्त नज़र से कहते हुए कंबल ओढ़कर लेट गए। आबिदा जो वहाँ सोफ़े के पास खड़ी थी, खड़ी नहीं रह सकी, बैठ गई। आंसू गालों पर बह निकले। सुबह की साफ किरणों ने पूरे हुसैन हाउस को अपनी लपेट में ले लिया हुआ था। घर के तमाम लोग अपने अपने रूटीन के कामों में बिजी थे। आबिदा बेगम का चेहरा सुस्ता हुआ था। यकीनन रात की तमाम बातें उन्हें याद थीं। हुसैन साहब खामोशी से नाश्ता कर रहे थे। अनाबिया और अरमान अपने स्कूल जा चुके थे। बुरहान शायद अभी तैयार हो रहा था। समीरा उसे ढूंढती उसके कमरे में चली आई। वह आईने के सामने खड़ा बालों में ब्रश फेर रहा था। हाय बुरहान, तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं कितनी खुश हूँ। पापा ने बहुत अच्छा फ़ैसला किया तुम दोनों का निकाह करके। बोलो बुरहान, जैनी एक बहुत अच्छी लड़की है, वह तुम्हें कभी मायूस। बुरहान ने पलट कर उसे देखा। मुझे वह बिल्कुल पसंद नहीं है, और ये बात भी तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो कि मैं रामीन में इंटरेस्टेड हूँ। मैं ना जल्द या देर रामीन मेरी ज़िंदगी में शामिल हो जाएगी। आइंदा मेरे सामने ज़ैनब का नाम मत शुरू करना। वह गुस्से से उसके सामने खड़ा हो गया। गुस्सा बुरहान की आंखों में साफ था। क्या मतलब? तुम जैनी को अपनी ज़िंदगी से बेयकीन आंखों से उसे देखा। निकाल दूंगा, बिल्कुल निकाल दूंगा। उसका अधूरा जुमला बुरहान ने आधा किया। इतना नफ़रत करता है वह ज़ैनब से? क्या तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? उसका लहजा कमज़ोर था। बुरहान खामोश रहा। वह अपनी अलमारी से अपने ज़रूरी कागजात निकाल रहा था। तुम्हें और पापा को क्या लगता है कि मैं एक जाहिल और स्टूपिड लड़की के साथ पूरी ज़िंदगी गुजार लूँगा?
वो भी आप दोनों को खुश करने के लिए। नहीं समीरा प्लीज़, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वह बहुत ही बदतमीजी से कहता कमरे के बाहर निकल गया और वह वहीं खड़ी रह गई। ये इतनी नफ़रत क्यों करता है ज़ैनब से? क्यों? यह सवाल वह खुद से पूछती उलझ रही थी। हर चीज़ पर जैसे अंधेरा सा छा गया था। वह वहीं अलमारी के पास खड़ी किसी चीज़ को घूर रही थी। आबिदा, एक लड़की की शादी हो जाती है तो सब्र के साथ अपने माँ बाप के घर को छोड़कर एक बिल्कुल पराए घर में आ जाती है, सिर्फ़ और सिर्फ अपने शौहर के लिए जिसने उसे जोड़ दिया जाता है। वह वक्त ऐसा होता है जब उसके लिए अजनबी होते हैं। वह जानती है तो सिर्फ अपने शौहर को। आबिदा बेगम के हाथों को अपने हाथ में थामे वह इस कदर नरमी से बोल रहे थे कि जैसे एक दिन पहले कोई तल्ख बातचीत न हुई हो। तब उस औरत को चाहिए कि वह सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर से मोहब्बत करे। यह नहीं कह रहा था कि उसने अपने माँ बाप बहन भाइयों से नफ़रत करनी चाहिए, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि उसे अपने ससुराल में ताल्लुकात बढ़ाने चाहिए। डाइनिंग रूम की एक खिड़की जो उनकी तरफ खुलती थी उससे रोशनी झलक रही थी। आबिदा बेगम खामोशी से अपने शौहर को सुन रही थी। हम आज शाम को गाँव चले जाएंगे। मैंने एक गलती की थी, अब इस गलती को दोहराना नहीं चाहता। वहाँ तुम्हें और बच्चों को हर आराम मिलेगा जो यहाँ मिलता है। ठीक? वह एकदम उठ खड़े हुए और बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। आबिदा बस उन्हें जाता देखती रह गई। कुछ नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ कि मिसेस आबिदा हुसैन मेरे इस फैसले से इनकार नहीं करेंगी। चौखट पर खड़े होकर वह मुस्कुराते हुए बोले। उन्होंने भी फीकी मुस्कान से शौहर का साथ दिया। शाम का गुलाबीपन हर तरफ उतरा हुआ था। सूरज का गोल बस डूबने को ही था। हुसैन साहब और उनकी फैमिली अपने साजो सामान के साथ लाल हवेली के सामने बनी ईंटों की सड़क पर खड़ी थी। वॉचमैन ने झट से दरवाज़ा खोल दिया। घर के तमाम लोग वेलकम के लिए तैयार थे, सिवाय ज़ैनब के। तबीयत की खराबी की वजह से वह अपने कमरे में आराम कर रही थी। आरिशा उसे ढूंढती हुई उसके कमरे में पहुंची। जैनी, उठो जल्दी से, छोटी मामी और मामू आ गए। वह उसे झिंझोड़ के उठा रही थी। ज़ैनब हड़बड़ा के उठी और बाथरूम में घुस गई। थोड़ी देर बाद वह निकली तो चेहरा धुला हुआ और आंखें नींद से भरी थीं। कहाँ है? धीमी आवाज़ में आरिशा ने पूछा, जो उसे ही देख रही थी। आओ जल्दी से। वह तभी तो पोर्च में ही होंगे। वह उसे लिए तेज़ी से बाहर निकली। जैनी, तुम जानती हो ना कि अब तुम्हारा उनसे रिश्ता बदल गया है। तुम्हें उनको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देना होगा, वरना। ज़ैनब तो उसके साथ चल रही थी, उसकी बात पर सर हिला के रह गई। जैनी, तुम्हारी तबीयत कैसी है? आंखें भी लाल हो रही हैं। आरिशा ठहर के उसे पूछने लगी। ज़ैनब जानती थी कि वह टॉपिक बदलने के लिए ऐसा कह रही थी। हाँ, पहले से काफ़ी बेहतर है। बस सर से हल्का दर्द है। बुखार तो लगभग उतर गया है, उससे तफसील से कहा। दोनों अब ड्राइंग रूम में पहुंच गई थीं। सबसे मिलने के बाद वह दोनों भी एक तरफ समीरा के साथ सोफे पर बैठ गईं। आपका सफ़र कैसा रहा भाभी? फुफ्फो आबिदा बेगम से मुखातिब थी, जो अब थोड़े सुकून से लग रही थी। डाइनिंग रूम में आने से पहले उनके चेहरे पर मौजूद बेजारी गायब हो चुकी थी। फुफ्फो, मैं आती हूँ अभी, वह कहकर बाहर की तरफ बढ़ी। जिसका इंतज़ार था वह शायद बाहर हो। भाई बुरहान क्यों नहीं आया? फुफ्फो ने उसके दिल की बात कही थी। उसके कदम धीमे हो गए। आयशा, वह रात को आएगा। चौखट पार करते हुए उसे चचा की आवाज़ सुनाई दी और किचन में आ गई, जहाँ जुबैदा खातून मेहमानों के लिए तरह तरह के सामान ट्रॉली में सजा रही थी। वह ट्रॉली धकेलती बाहर की तरफ बढ़ गई। इन्हीं सोचों में डूबी हुई अंदर दाखिल हुई। चाचा बाबा के बारे में पूछ रहे थे और चाची खामोशी थी। समीरा और आयशा दोनों आपस में बातचीत कर रही थीं, जबकि अनाविया खामोश अरमान हमजा की बगल में बैठा था और उसके भाई तरफ अम्माद। सिर्फ दो लोग वहाँ नहीं थे। आयशा, तुम्हारी बात हुई जोहेब से? भाई से कब आएंगे? वह चाय दे रही थी सबको, तब उसके कानों की आबिदा की आवाज़ टकराई। उनका लहजा अजीब था। वहाँ बैठा हर शख्स उनकी तरफ देखने लगा। फुफ्फो कुछ शर्मिंदा सी हुई थी। उसको हाथ ठहर गए। चाची, वह 4 महीने बाद आएंगे और अब्बा ने कहा है तब तक यहीं रहेंगी। उनके यहाँ रहने से हमारा घर रोशन हो गया है। उसने चाय का कप उनके सामने करते हुए बर्दाश्त से उनकी आंखों में देखते हुए कहा। आबिदा फीकी सब मुस्कुराई। ज़ैनब बेटा, दाऊद भाई अपने कमरे में सो रहे हैं। हुसैन साहब ने बातचीत का टॉपिक बदलने के लिए ज़ैनब को मुखातिब किया। नहीं, शायद वो जाग रहे हैं। वहाँ उनकी तरफ घूमी। ठीक है, मैं फिर उनके कमरे में जा रहा हूँ। आप लोग भी चाय ख़त्म करके वहीं आ जाओ। वह बाहर की तरफ बढ़ गए। फुफ्फो भी उठकर किचन में आ गईं। उनका चेहरा बुझा हुआ था। धीरे धीरे सब वहाँ से चले गए
वह उठकर किचन में चली गई। जानती थी फुप्पो काम कर रही होंगी। फुप्पो प्लीज़ आप अम्मा जी बातों का बुरा मत मानिएगा। वह अभी बाहर ही थी जब उनके कानों में समीरा की आवाज़ टकराई, जो फुप्पो के हाथ थामे शर्मिंदगी से कह रही थी। फुप्पो मुस्कुरा रही थी। नहीं मेरे बच्चे, बुरा मानने वाली तो कोई बात ही नहीं कही थी उन्होंने, और तुम बिल्कुल भी शर्मिंदा मत हो जाओ। अपने बाबा के कमरे में जाकर बैठो। फुप्पो ने उसका गाल थपथपाया। जैनब उसी वक्त अंदर दाखिल हुई। फुप्पो आप यहाँ क्यों काम कर रही हैं? आप बाबा के कमरे में जाएं, सब वहाँ बैठे हैं, गपशप लगाएं। खाना जुबैदा खातून खुद बना लेंगी। वह फुप्पो के पास जाकर खड़ी हुई, जो चावल दम पर रख रही थी। फुप्पो ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। बेटा मैं तो सिर्फ देख रही हूँ, खाना तो जुबैदा ने ही बनाया है, और वैसे भी औरत जब तक खाने में चम्मच ना हिलाए उसके बच्चों को खाने में टेस्ट नहीं आता। उन्होंने मुस्कुराते हुए नरमी से कहा। जैनब अब शेल्फ पर सलाद के लिए रखी सब्जियां काट रही थी। फुप्पो जुबैदा भी तो औरत ही है, उसने जैसे फुप्पो को याद दिलाया। नहीं मेरे बच्चे, जुबैदा के हाथ के बने खाने का जायका उसके बच्चों को नहीं आएगा। मेरे हाथ के बने खानों का जायका आप लोगों को आएगा। फुप्पो अब उसके साथ सब्जियां कटवाने लगी थी। वह ध्यान से उनकी बात सुन रही थी, सर हिलाकर रह गई। जल्दी जल्दी सलाद बनाकर वह दोनों डाइनिंग टेबल पर बर्तन सेट करने लगी। उसी बीच में गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आई और फिर गेट के खुलने की। उसका दिल उस पर जोर से धड़का। घर के तमाम लोग बाबा के कमरे में थे, तो आने वाला यकीनन बुरहान था। किचन और लाउंज के बीच लगभग 3 फीट की दीवार थी, जो आधी खुली थी, और किचन से सटे ही डाइनिंग रूम था, जहां वह टेबल पर बर्तन लगा रही थी। लाउंज से गुजरकर डाइनिंग रूम और बाकी कमरों में जाया जाता था। गाड़ी अब पोर्च में पहुंच गई। वह साथ काम करती और कनखियों से लाउंज की तरफ भी देखती। ठीक उसी वक्त शीशम की लकड़ी के बने लाउंज के भारी दरवाजे में चड़चड़ाहट पैदा हुई और उसका दिल जोर से धड़का। फुप्पो भी आवाज़ सुनकर लाउंज में चली आई और खुश अखलाकी से उनका वेलकम किया। जैनब वहीं खड़ी उसे देखती रही। नज़रों की तपिश महसूस करके बुरहान ने भी उसकी तरफ देखा और बेजारी से मुंह फेर लिया। जैनी गड़बड़ाकर जल्दी जल्दी खाना लगाने लगी। वह पुलिस यूनिफॉर्म में उसकी सोच से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। उसकी स्याह खूबसूरत गहरी आँखें, उठी हुई मगरूर नाक, वह वाकई बहुत हैंडसम था। जैनब ने पलट कर भी नहीं देखा। वह उसकी बेचारी जांच चुकी थी। कुछ देर बाद सब डाइनिंग रूम में आना शुरू हो गए। अब अपनी कुर्सियां संभाल कर बैठ गए। दाऊद साहब को भी लाया गया था। वहाँ बीच की कुर्सी पर बैठे थे। उनके दाईं तरफ हुसैन साहब और बाईं तरफ आबिदा बेगम। फुप्पो हुसैन चाचा के साथ वाली कुर्सी पर बैठी थी। जैनब आदमी बेजवानी अदा कर रही थी। जिसको भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है उसे देती। कुछ देर बाद वह आता दिखाई दिया। उसने नीली जीन्स के ऊपर गहरा नीला स्वेटर पहना हुआ था। बाल सलीके के माथे पर जमा हुए थे। वह मुस्कुराते हुए दाऊद साहब की तरफ बढ़ा। यकीनन वह उन सबसे अब मिल रहा था। जैनब इस जग में पानी लेकर आना। अभी उसने धड़कते दिल से 7 सालन के बाउल की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि चाची की आवाज़ उसके कानों से टकराई। वह सिर हिलाकर जग लिए किचन की तरफ बढ़ गई। फुप्पो उठकर बुरहान को खाना पेश करने लगी। आबिदा ने जानबूझकर उसे भेजा था। वहाँ बैठे हर समझदार शख्स ने इस बात को नोट किया था। वह खामोशी से जग में पानी डालने लगी। आज ठंड ज़रूरत से ज़्यादा थी, हड्डियों को चटका देने वाली थी। ऐसी और अच्छी स्टोरी सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आगे की स्टोरी कल 8 बजे।